अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शबीर। नाजरीन, इस वक्त इस कदर बेयकीनी है कि हुकूमत को खुद यकीन नहीं है कि वो हुकूमत में रहेंगे या नहीं रहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर हमें सपोर्ट की जाती है तो हम मुश्किलात हल कर सकते हैं, लेकिन अगर रास्ते में रुकावट पैदा की गई और हाथ बांधे गए तो फिर हम अवाम में जाएंगे। शेख रशीद साहब भी ये दावा करते दिखाई दे रहे हैं कि इंतखाबात का जल्द ऐलान कर दिया जाएगा और निगरान सेटअप जो है वो भी आ जाएगा। पंजाब में क्या होगा, पंजाब में जो नया बहरान आया है उस पर क्या PMLN काबू पा सकती है, इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, स्टूडियो में हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं, एक्सप्रेस में लिखते हैं। सलमान आबिद साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूंगी। और हमें ज्वाइन किया है कुंवर दिलशाद साहब ने, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। कुंवर दिलशाद साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहूंगी। सबसे पहले अगर हम बात कर लें, एक अहम नोट जो है वो पंजाब के हवाले से ही है, और पंजाब में सदर को जो एडवाइस किया गया था प्राइम मिनिस्टर की जानिब से वो ये था कि आपने गवर्नर का तकर्रर किया जाए, और उन्होंने नाम भी वलीगुर रहमान साहब का दिया था। लेकिन अब सदर ने वो समरी जो है वो वज़ीर आज़म को वापस भिजवाई है और वो ये कहा है कि सदर जो है, सदर की खुशनुदी तक गवर्नर रहेगा और उमर सरफराज चीमा ही गवर्नर हैं। कुंवर दिलशाद साहब, आपसे आगाज करती हूँ, ये बताइएगा क्या ऐसा ही है? यही खबरें इस्लामाबाद में भी गर्दिश कर रही है, और प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो है बतुल आइन की जो ऐसी कमजोरियां अबहाम जो आज तक किसी प्रेसिडेंट ने गौर खोज नहीं किया, बेशुमार प्रेसिडेंट गुजर गए हैं साथ, यही आदत जो थी वो गुलाम इसाक खान में थी। वो भी एक एक चीज नुक्ता पढ़ के देखते थे कि मेरी पावर कहाँ खत्म होती है, कहाँ शुरू होती है। तो ये पहली मरतबा ये हो गया कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब बड़ी अपनी जहानत से, काबिलियत से देख रहे हैं कि मेरी का पावर क्या है, और ये अच्छी बात हो गई है। मुझे खुशी से बात की हो रही है कि हम समझते थे कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो है वो तो ऐसे स्टैम्प पेपर है, कुछ भी नहीं है, कोई इख्तियारात नहीं है, अपने नावल पढ़ता रहे या टीवी देखता रहे। अब मालूम हो गया जी प्रेसिडेंट पाकिस्तान अगर सही दिलचस्पी ले तो आइन और कानून उसको बड़े इख्तियार दिए हुए हैं। अब जिस तरह से उन्होंने समरिया नहीं, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस की कोई अहमियत नहीं होती। ये कहा जाता है कि सिर्फ प्रेसिडेंट ने तो सिर्फ सिग्नेचर करने हैं, वो तो साइनिंग अथॉरिटी है, असल में जो अपॉइंटमेंट है वो वज़ीर आज़म की एडवाइस पर होती है। तो यानी कि वज़ीर आज़म की एडवाइस की आप अहमियत जो है वो वेल एंड वाइड कर रहे हैं, और आप सदर को जो है वो इख्तियार दे रहे हैं कि वो डिसाइड कर सकते हैं। नहीं, दूसरी आइन में भी ऐसी शिकें मौजूद है ना, आइन में अबहाम है। उसमें सबसे बात होती है कि अपॉइंटमेंट जो होती है गवर्नर की, उसमें अपॉइंटमेंट का लफ्ज है और रिमूवल का नहीं है आइन के अंदर। अपॉइंटमेंट तो ठीक है, पर जो उन्होंने अब जो उमर चीमा साहब बन गए हैं गवर्नर, जो इमरान खान साहब उनको गवर्नर बना गए थे, अब उनको रिमूव करने के बारे में आइन में बड़ा बहाम है। एक आर्टिकल 101 जो है, 103 और 101, उसमें ये लिखा हुआ है कि गवर्नर उस वक्त तक रहेगा जब तक प्रेसिडेंट पाकिस्तान की खुशनुदी हासिल रहेगी। Exactly. तो उसी की आड़ में उमर चीमा साहब बैठे हुए हैं अपने घर। फिलहाल तो गवर्नर हाउस के दरवाजे बंद है उनके लिए, लेकिन अब ये परसों मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करेगा। आया जो आर्टिकल 48 है, 48 का 1-2 सेक्शन जो है वो 103 और 101 को मिला के पढ़ा जाए तो कैबिनेट की इख्तियार कहाँ है और प्रेसिडेंट के इख्तियार कहाँ है। तो मेरा ये ख्याल है नहीं, जैसे कि आपने कहा कि कुंवर दिलशाद साहब, जैसे कि आपने ये कहा कि वज़ीर आज़म का इख्तियार या सदर का इख्तियार रिमूवल का नहीं है, तो सदर वज़ीर आज़म अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत हटा सकता है गवर्नर को, ये इख्तियार तो है उनको। हटा दिया, वो तो हटा दिया जी, बिल्कुल वो तो हटा दिया, बिल्कुल अपने पावर इस्तेमाल की। वो जो समरी वापस आ गई 25 दिन के बाद रात को 12 बजे खत्म हो गया टाइम, उन्होंने गवर्नर साहब को बरतरफ कर दिया, सदरदोश कर दिया। लेकिन अब इसका फैसला जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना है कि आया ये प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एक्शन है 25 दिन के बाद ये दुरुस्त है या आइन के आर्टिकल 101, 103 या 48 से तो नहीं मुतसाकम। लेकिन बहरहाल एक छोटी सी अवहाम से फायदा उठाकर उमर चीमा साहब अभी तक अपने आप गवर्नर जो है वो दावा कर रहे हैं। इसी तरह वो वलीगुर रहमान की समरी वापस भेज दी, लेकिन प्रेसिडेंट साहब जो है वो एक खास गैर आइन और कानून के मुताबिक वो भी चल रहे हैं।
तो इन हालात को लेकिन देखते हुए जाहिर है कि उसका हालात और जो पार्टी एफिलेशन है वो भी मैटर करती है। ऐसे सिनेरियो में जाहिर है कि फिर इदारे फैसले करेंगे। सलमान आबिद साहब हमारे साथ हैं। कुंवर साहब, मैं उनसे भी तज्जिया शामिल करती हूँ। सलमान आबिद साहब, ये फिर अब इदारे ही फैसले करेंगे कि किसने रहना है, किसकी हुकूमत रहे, किसकी हुकूमत जाए। ये आइन की इंटरप्रिटेशन बार बार हर मामले में हम इदारों की तरफ देखें और फिर उसके बाद हर पॉलिटिकल पार्टी जिसके अगेंस्ट फैसला आ जाए वो तनकीद करे, जिसके हक में आ जाए वो शाबाश दे। देखिए आलिया, बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत सियासी फैसले सियासी फोरम पे करने की बजाय अदालतों के कंधों पर बंदूक अपने मफादात का असूल चाहती है। अब आप देखिए पिछले 3-3.5 साल से जो हमारा पॉलिटिकल क्राइसिस है उसके अंदर चाहे वो हुकूमत हो और चाहे वो अपोजिशन हो, दोनों बड़े जो मिलकर फैसला करने की बजाय अदालतों की तरफ जाते हैं या अदालतें सो मोटो ले लेती हैं और अदालतें फिर ये फैसला कर रही हैं। अभी एक 63A के बारे में आपने देखा ना कि वो कहा गया ताहयात नाहिल होंगे, 5 साल की मुद्दत होगी, 10 साल की होगी, तो अदालत को कहना पड़ा कि जी इसका तयन जो है वो पार्लियामेंट करे। आप सारे सियासी फैसले पार्लियामेंट फोरम पे करें, हमारे पास ना लेके आए, ना अदालतों पर वो बोझ डालें जो अदालतें उठा नहीं सकती। अब भी इस वक्त ये हो रहा है। हमजा शहबाज साहब भी अदालत की तरफ गए और उसके बाद चौधरी परवेज इलाही भी अदालत में चले गए, उमर सरफराज चीमा भी अदालत में चले गए, उससे पहले इमरान जो है वो 63A के कॉन्टेक्स्ट में मामला अदालत में गया। तो हर मामला हम अदालत में लेके जा रहे हैं, फिर अदालत उसकी जो तशरीह करती है वो बाज़-औक़ात हमें पसंद आती है और बाज़-औक़ात पसंद नहीं आती है। अब आप देखिए ना 63A की तशरीह के ऊपर PTI बहुत खुश है कि जी उनको रिलीफ मिल गया। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन का कल फैसला आया है तो वो PTI के लिए बड़ा खुशी का पहलू था, PMLN के लिए बड़ा सेटबैक रहा, मुनव्वर फरकान के लिए सेटबैक रहा। मौलाना फजलुर रहमान को भी अदालतों के फैसलों पर तनकीद करनी पड़ी, मरियम ने भी तनकीद की। तो ये सारी सूरत हाल बता रही है कि हम अपने सारा बोझ सियासी जो है वो इदारों पे डालने की कोशिश कर रहे हैं और इदारों को फिर अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक चलाना चाहते हैं और जब वो नहीं चलते तो फिर हम उन पर क्रिटिसाइज करते हैं, चाहे वो हुकूमत हो चाहे वो अपोजिशन। एक बात तो ये दूसरी बात देखिए, जो पंजाब का मामला वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए चीफ मिनिस्टर का जो इंतखाब हुआ, पहले वही एक बड़ा मसला था। जिस तरह से दोस्त मजारी साहब ने वहां पर इलेक्शन कराया, हालांकि वो पार्टी बन चुके थे, 2 दिन पहले उन्होंने अपनी एफिलिएशन जो है हमजा शहबाज के साथ शो कर दी, ग्रुप बना लिया अपना, वो साथ जाके शामिल हो गए। उसके बाद फिर हमने देखा कि जनाब हलफ उठाने के हवाले से वजीर आला के क्या क्या पापड़ नहीं बेले गए, लेकिन जब सब जगह से नाकाम हो गए तो फिर एक अदालती फैसले के तहत पाकिस्तान की तारीख में पहली बार स्पीकर कौमी असम्बली से वज़ीर आला का जो है ना हलफ उठवाया गया। उसके बाद अगला स्टेप जो कैबिनेट का बनना था वो कैबिनेट इसलिए रोक दी गई क्योंकि गवर्नर वहां पे उनकी मर्जी का नहीं है। फिर गवर्नर के हवाले से जो भी एडवाइस प्राइम मिनिस्टर ने दी है सदर उसको मानने के लिए तैयार नहीं है और खुद जैसे भी कमर दिलशाद साहब ने कहा कि साबिक गवर्नर साहब जो है वो भी अदालत में चले गए जिसका मंगल से प्रोसीडिंग शुरू होगी। तो पंजाब का मामला जो है वो एक सतह पे लीगल भी है और दूसरी सतह पे ये है कि ये पॉलिटिकल भी है। लेकिन आप एक मुनरिफ अरकान को बुनियाद बनाकर चीफ मिनिस्टर बने ना, और ये लेकिन अभी भी वो दावा कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत के लिए हमारे पास नंबर गेम पूरे हैं। इसके ऊपर हम बात करते हैं। मैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्जियाकार है, एंकर पर्सन है। मुजम्मिल साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहूँगी। अब हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त सदर ने जो वज़ीर आज़म की समरी वापस की है और उन्होंने कहा कि उमर सरफराज चीमा जो है वही गवर्नर हैं। इसके बाद सूरत हाल क्या होती है? क्या उमर सरफराज चीमा जो है वो अब फैसले करेंगे पंजाब के? नहीं, ये नहीं है। कैबिनेट डिवीजन उनको उमर सरफराज चीमा को डी नोटिफाई कर चुका है। सदर का इख्तियार महदूद है, वो समरी 15 दिन बाद वापस भेज सकते हैं। फिर उनको वापस भेजी जाए तो वो 10 दिन और रख सकते हैं और 25 दिन बाद नोटिफाई हो जाता है। फिर उस पर गवर्नर की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती है। वो एक उनका हालत एक पोस्टमैन की भी नहीं रह जाती है 25 दिन बाद। तो 1 जून को वो 25 दिन पूरे होंगे और 1 जून को नहीं, लेकिन सदर साहब ने जो हलफ ले लेंगे। जी, सदर साहब ने जो अभी समरी वापस की है उन्होंने ये कहा है कि 15 दिन जी, ये तो 15 दिन बाद उन्होंने की ना बलीगुर रहमान साहब की। उन्होंने खात में जो भी लिखना था उन्होंने नजर सानी का कहा। टेक्निकल बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर अगर इस पहली एडवाइस को ही दोबारा उनको भेज दे तो वो 10 दिन के बाद खुद ही नोटिफाई हो जाएगी, जैसे कि पहले उमर सरफराज चीमा डी नोटिफाई हो गए थे। अब भी बलीगुर रहमान 1 जून को गवर्नर पंजाब का हलफ ले लेंगे क्योंकि 10 दिन ही और आज ही प्राइम मिनिस्टर उन्हें वापस भेज देंगे और फिर 10 दिन रह जाएंगे।
और 10 दिन बाद जो है वो नया बलीगो रहमान जो है वो नहीं, नोटिफाई हो अब जाएंगे। जाहिर है कि सदर ने भी आइन की इंटरप्रिटेशन करते हुए उन्होंने कहा है कि आइन के आर्टिकल 101 और जो क्लॉज 2 के तहत सदर की खुशनुदी तक गवर्नर रह सकते हैं। तो सदर की खुशनुदी तो यही है कि उमर सरफराज चीमा जो है और वो गवर्नर सदर की रहे। खुशनुदी जो है वो कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर की, चीफ एग्जीक्यूटिव की खुशनुदी ही सदर की खुशनुदी है। सदर ने उनकी एडवाइस पे काम करना है, अपने तौर पे कुछ नहीं करना। क्या सदर के पास ये इख्तियार है कि वो खुद ही बगैर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के किसी को गवर्नर लगा दें? क्या सदर के पास ये इख्तियार है कि वो अपनी पूरा हुकूमत से और प्राइम मिनिस्टर से पूछे बगैर किसी भी सूबे का गवर्नर तब्दील कर दें? वो नहीं कर सकते हैं, उनका इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार एग्जीक्यूटिव का है। सदर को और कमरदीन शाह साहब इस बात पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है पहले पूछे ना। सर अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। तो भाई अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो वही है ना, लेटर तो वही जारी करेगा सदर मुमलिकत। अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी, इसीलिए लिखा गया है कि अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी हट धर्म हो जाए तो 25 दिन बाद बंदा खुद ब खुद अपॉइंट हो जाएगा, क्योंकि आइन बनाने वालों को पता था कि कोई आरफ अलवी जैसा हट धर्म भी आ जाएगा जो आइन और कानून को नहीं मानेगा। ये बताएं गवर्नर किसका नुमाइंदा होता है? वो चीफ एग्जीक्यूटिव का नुमाइंदा होता है या रियासत पाकिस्तान का नुमाइंदा होता है? जो वजीर आजम होता है वो रियासत पाकिस्तान का ही वजीर आजम होता है, वो कठमंडू नहीं, गवर्नर किसका नुमाइंदा होता है पहले ये बता दें बस। गवर्नर किसका नुमाइंदा है? पाकिस्तान का नुमाइंदा होता है। नहीं, गवर्नर किसका नुमाइंदा होता है? हुकूमत पाकिस्तान का सर नुमाइंदा। गवर्नर रियासत का नुमाइंदा होता है। तसीफ फरमा लें मुजम्मिल सरवरदी साहब, गवर्नर जो है वो रियासत का नुमाइंदा होता है। उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो सदर मुमलिकत जो रियासत को रिप्रेजेंट करता है। ये इमरान खान के हाइब्रिड निजाम में रियासत और हुकूमत अलग अलग थी, आइन में रियासत और हुकूमत एक चीज है। अच्छा, ये आपने बना दिया रियासत और आइन एक चीज है आइन के अंदर? ये आपने अपनी मर्जी से बना दिया कि रियासत और आइन एक चीज है? देख लीजिएगा 1 जून को जब नोटिफाई हो जाएगा बलीगो रहमान, आप देख लीजिएगा इस्लामाबाद हाईकोर्ट उमर सरफराज चीमा को उठा के बाहर फेंक देगा। ये हाईकोर्ट ने आपको बता दिया है? ये हाईकोर्ट ने आपको बता दिया कि वो उठा के बाहर फेंक देंगे? और भाई आइन में लिखा हुआ है, जो चीज आइन में लिखी हुई है उससे बाहर कैसे चले जाएंगे? अच्छा, तो वो मेरा मतलब है कि आइन की तशरीह भी अब आप करेंगे ना? मेरा नहीं, आइन ही करेगा। जैसे कि आप जो 63A में ताहयात नाअहली चाहते थे वो आपको मिल गई, क्योंकि आइन में नहीं लिखी हुई, वापस भेज दी उन्होंने। इसी तरह जो चीज आइन में नहीं लिखी हुई वो अदालतें कैसे दे देंगी आपको? आप अपनी मर्जी का आइन तो नहीं लिखाएंगे ना भाई। आइन में ताहयात नाअहली नहीं थी। ये जिसको मुजम्मिल साहब जिसको जो सूट करता है वही इंटरप्रिटेशन करता है और वो ये चाहता है कि वही इंटरप्रिटेशन की जाए। इस वक्त तो ये सबसे ज्यादा के तहत में इत्तेमाद भी उड़ गई थी, कोर्टों ने माना उस बात को। आपके नजदीक तो मुनहरफ अरकान दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन वो लड़ेंगे क्योंकि आइन में लिखा है वो दोबारा लड़ सकते हैं। तो इसलिए जो आइन में लिखा है, लेकिन कमरदीन शाह साहब जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी रहे हैं, मुजम्मिल साहब आइन और कानून चलेगा। जी, इस वक्त कमरदीन शाह साहब हमारे साथ हैं, हमने उनसे भी सवाल किया। वो कहते हैं कि ये असल अथॉरिटी तो सदर पाकिस्तान ही है। कमरदीन शाह साहब, अब आपने मुजम्मिल साहब का तज्जिया भी सुना है और सलमान आबिद साहब का भी। देखिए बात यह है कि अथॉरिटी जो है मिल के होती है। जो हमारा आइन का जो जिस पर अलवी साहब सहारा ले रहे हैं या जो स्टैंड ले रहे हैं वही कह रहे हैं कि आर्टिकल 101 में लिखा है कि गवर्नर उस वक्त तक रहेगा जब तक प्रेसिडेंट की खुशनुदी रहेगी। वो उसका सहारा लेके उन्होंने सवरिया वापस की, रिजेक्ट की। लेकिन हुकूमत ने ये कहा कि आर्टिकल 48A का जो है और उसके बाद 101 या 103 को इकट्ठे मिला के पढ़ा जाए तो प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो है वो कैबिनेट के फैसले की मशावरत पे ही फैसला उन्होंने करना है। तो यहाँ एक अबहाम भी है, एक लकुना भी है। इसका फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी कि क्या होना है। लेकिन बहरहाल चूंकि सबकदोश कर दिया ना उमर चीमा साहब को वो हुकूमत प्राइम मिनिस्टर साहब ने, लेकिन बहरहाल इसका फैसला था। अब फिर हम फिर कोर्ट की तरफ देख रहे हैं कि अब गवर्नर पंजाब का भी फैसला जो है वो जैसे वजीर आला पंजाब का फैसला भी वो कोर्ट की जानिब से आया, हल्फ भी कहा गया, फिर अपॉइंट भी किया गया कि स्पीकर के वो हल्फ लें, ये तमाम मामला किया गया। अब गवर्नर का भी मामला अब ये अदालत में है और अदालत ही फैसला करेगी। जाहिर है कि जब आपके जो मेन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं वो आपस में तसादुम रखेंगे और
और आइन की इंटरप्रिटेशन अपने अपने तरीके से करेंगे तो फिर सवाल जन्म लेंगे, फैसले इदारों को करने पड़ेंगे। यहाँ पे हमने शामिल करनी है एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे पंजाब में वजीर आला की कुर्सी खतरे में है, डी सीट होने के बाद पीटीआई के 25 अरकान, तो क्या अब पीएमएलएन के पास अभी भी अपनी अक्सरियत है या नहीं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम पंजाब के हवाले से ही बात करेंगे अगेन कि पंजाब में अब वज़ीर आला का मामला ये है कि वज़ीर आला के पास एक कैबिनेट नहीं है, इंतज़ामी मामलात कौन देख रहा है, जो इंतज़ामी बहरान है वो भी है, सियासी बहरान भी है, आइनी बहरान भी जन्म ले चुका है। तो अब एक बार फिर क्या वज़ीर आला हमज़ा शहबाज हैं या नहीं है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। सलमान आबिद साहब, आप क्या समझते हैं कि अब क्या पीएमएलएन के पास अभी भी ये है पावर कि वो एक बार फिर से मैंडेट ले सके? देखिए, जो 184 नंबर चाहिए ना, वो तो अब किसी के पास नहीं है, ना हुकूमत के पास है ना अपोजिशन के पास है, क्योंकि दोनों ये जो लोग डी नोटिफाई हुए हैं उसके बाद तो मेजॉरिटी उस तरह से नहीं है। लेकिन जो अवेलेबल इस वक्त मेंबर्स हैं उसमें पीएमएलएन का दावा है कि उनके पास 4 या 5 वोट ज्यादा है, जबकि काफ लीग या पीटीआई का भी दावा है कि उनके पास 1 या 2 वोट ज्यादा है। अब इसमें आपको पता है कि पीएमएलएन के कुछ बागी लोग थे जिन्होंने उस वक्त जो है ना अब्सटेन किया, उन्होंने उसमें इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। अब कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को राजी किया जाए, उन लोगों को मनाया जाए, उसमें वो किस हद तक कामयाब होते हैं। एक बात, ये जो डी सीट हुए हैं इसमें 5 लोग वो हैं जो रिजर्व सीटों के ऊपर इलेक्ट हुए हैं, इसमें मिनॉरिटी के भी हैं और वुमेन भी हैं। अब इनकी नॉमिनेशन कब होती है, इलेक्शन कमीशन इसको कब नोटिफाई करता है, क्योंकि अगर वो कर देता लेकिन है वो ये तो भी 5 अब वोट जो है वो मजीद उनके बढ़ इसमें जाएंगे। अब वही बात है कि मजीद आ रहा है कि ये तनासुब के हिसाब से होनी चाहिए, तो जैसे पीटीआई की सीट्स कम हुई हैं इसी तनासुब से उनको रिजर्व सीट्स भी मिलनी चाहिए। ये 5 लोग तो जो है ना, ये तो हर सूरत में पीटीआई के नॉमिनेट होंगे ना, ये तो कोई ऐसा इसमें नहीं है, क्योंकि उन्हीं के लोग बाहर निकले ना, उन्हीं के लोग आएंगे। असल में प्रॉब्लम क्या है? नहीं, वो तो बाय इलेक्शन में वो आएंगे फिर उनकी, देखिए ना, अब यही तो प्रॉब्लम है टेक्निकली कि जी जब पहले बाय इलेक्शन होंगे उसके बाद आएंगे। देखिए ना, बाय इलेक्शन के बाद या ये बाय इलेक्शन से पहले आएंगे तो मामला चला गया अदालत के अंदर ही। अब अदालत ही फैसला करेगी ना, ये तो लोग नहीं फैसला कर सकेंगे। तो ये मैं कह रहा हूं कि अब अभी तक तो हमजा शहबाज साहब वजीर आला के तौर पे मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये दोबारा इलेक्शन होता है या ये इसमें एतमाद का वोट, अब एतमाद का वोट भी उस वक्त होगा जब गवर्नर आएगा, अभी गवर्नर भी नहीं है। तो इसलिए पंजाब का जो क्राइसिस है वो लीगल भी बन गया है, वो पॉलिटिकली भी बन गया है, और अगर वो इसमें मेजॉरिटी उस तरह से नहीं बनेगी तो फिर आगे फाइनली क्या होगा? लेकिन इसमें बताएं कि पीएमएलएन तो आप जाहिर है कि वो तो ये कह रही है कि वो इसको काउंटर भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम इसको फाइट भी करेंगे कि हमारा वजीर आला है और इसको हम डिफेंड करेंगे, लेकिन पीटीआई क्या करना चाहती है? देखिए, अब दोनों का मामला कोर्टों में चला गया ना, पीएमएलएन का मामला भी कोर्ट के अंदर ही है, अब वहां पे फैसला होना बेसिकली। इसी तरीके से पीटीआई के लोग भी, चौधरी परवेज इलाही साहब भी कोर्ट में गए थे ना। पीटीआई क्या इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहती है पंजाब में सीएम के लिए? देखिए, अभी तो इस वक्त ये सिनेरियो डेवलप हो रहा है कि क्या वाकई पाकिस्तान के अंदर अर्ली इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगर अर्ली इलेक्शन होने जा रहे हैं तो फिर तो एक और सिनेरियो हो गया, तो फिर पंजाब की ये काउंटिंग वगैरह नंबर वगैरह गेम की कोई अहमियत ही नहीं है। और अगर ये पीटीआई के लिए या इमरान खान के लिए पंजाब इस वक्त मैटर कर रहा है, वो मेरा नहीं ख्याल वो ले रहे हैं या नहीं? वो कोई नहीं ले रहा, उनका फोकस है जनरल इलेक्शन। वो ये नहीं कह रहे कि मरकज में इलेक्शन होगा, सूबों में इलेक्शन नहीं होगा। अब इमरान खान इस मुताबिक पंजाब में उनका कोई आने वाला वक्त बता देगा। जी ठीक है, पंजाब में इंटरेस्ट नहीं रहा। कंवर दिलशाद साहब, पंजाब में ये बताइएगा कि जाहिर है कि अब ये जो सिनेरियो बन रहा है 25 जो मेंबर डी सीट हुए हैं उसके बाद का, क्या मैंडेट पीएमएलएन को दोबारा लेना चाहिए या किस तरह से होगा? नहीं, सबसे पहली बात, जैसे अभी सलमान अहमद ने बात की है ना, उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि गवर्नर की तकर्रुर के बाद उसमें 2 तरीके आएंगे। पहला तरीका यह आएगा जब गवर्नर की अपॉइंटमेंट हो जाएगी तो फिर स्पीकर को सूबाई असेंबली या पीटीआई का जो ग्रुप है अपोजिशन का, वो गवर्नर से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई आप इसका एतमाद का वोट लें, आर्टिकल 130 के तहत हुक्म जारी करें हमजा शहबाज को कि वो अपना एतमाद का वोट हासिल करें। ये एक बड़ा आसान तरीका होगा। अब आप एक और बात सुनिए। आप जिस तरह आरिफ अलवी साहब आइन के साथ खेल रहे हैं, तो फिर गवर्नर साहब भी आइन के साथ खेलेंगे। गवर्नर साहब ये कहेंगे कि जनाब ठीक है, अभी ये जो बाई इलेक्शन हो रहा है 20 नशिस्तों का, इनका इंतखाब होने दें, जब इनका इंतखाब बाई इलेक्शन हो जाएगा तब मैं एतमाद के वोट के बारे में बात करूंगा। वो अभी अपने आइन और कानून के मुताबिक खूब अच्छा खेलेंगे, विकेट अच्छी उनके पास मिल गई, उनको भी
जैसे अलवी साहब ने उनको निशाना दिखाया है, रास्ता दिखाया है, तो ये बात इस तरह से चलेगी। अब इसके बाद एक और बड़ी बात है, जैसे सुलेमान आबिद साहब की मैं तशरीह कर दूं, थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन ठीक कर दूं मैं। अब ये जो 5 सीटें जो रिजर्व सीटें हैं, 2 माइनॉरिटी की हैं और 3 ख्वातीन की हैं, ये सीटें जो हैं ये पीटीआई की सीटें हैं। हमारा आइन का आर्टिकल 224 ये कहता है कि एक ही दफा प्रायोरिटी लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई जाती है। तो वो 8 अगस्त 2018 को उन्होंने प्रायोरिटी लिस्ट दी तमाम पार्टियों ने, उसके तहत कोटा सिस्टम हो गया और कोटा सिस्टम के तहत उनके तमाम सीटें जो हैं वो तकसीम हो गई। इसी बुनियाद पर जो सीटें इन्होंने नाम लिखे हुए थे हर पार्टी ने, उसमें जो बाकी जो प्रायोरिटी लिस्ट में जो नाम है ख्वातीन का या मिनॉरिटी का, उस पर ऑटोमेटिक जो है वो ख्वातीन और मिनॉरिटी वाले वो नामजद हो जाएंगे कौमी सूबाई असम्बली के मेंबर। तो वो उस पर जो बाकी किसी जमात का राइट नहीं बनता, उस पर लिखा हुआ है उसी जमात का राइट बनेगा इलेक्शन उस वक्त तक, उसमें तरमीम नहीं हो सकती। उसमें एक बड़ी अहम तरमीम ये की थी 18वीं अमेंडमेंट में कि अगर किसी पार्टी का कोटा खत्म हो गया, मतलब उन्होंने 20 सीटों का नाम लिखा प्रायोरिटी लिस्ट, बाद में कहीं 22 सीटें निकल आई, तो फिर वो 2 सीटें खाली रहती थी पुराने एक्ट के तहत, पुराने कानून के तहत, मुशर्रफ साहब के जमाने का। लेकिन 18वीं अमेंडमेंट में ये कह दिया कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो पार्टी दोबारा नाम दे सकती है। बाई इलेक्शन के हवाले से मुजम्मिल साहब आपका क्या तज्जिया है कि बाई इलेक्शन अगर इन्हीं सीटों पर करवाए जाते हैं, 20 सीटों पर पीटीआई की, तो फिर क्या सूरत हाल होती है? ये 22 सीटें पीटीआई वापस ले लेगी? देखिए इन 22 इनमें से 5 तो है ना वो रिजर्व सीट्स, जी रिजर्व सीट जी, जो बाकी 20 सीटें हैं डायरेक्ट इलेक्शन से आई हुई हैं, उनमें से 17 वो लोग हैं जो आजाद जीत कर आए थे 2018 में। जी ठीक है। ये 17 वो लोग हैं जो पीटीआई और पीएमएलएन अपने हलकों में उन दोनों जमातों को शिकस्त देकर आजाद बगैर टिकट के जीत के आए थे। ठीक है ना? तो अब इनका तो मामला ये भी जाहिर है कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। आप मेरी बात नहीं आप मेरी बात समझें जी। ये हमारे इंतखाबी निजाम के वो विनिंग हॉर्सेस हैं जो टिकटों के मोहताज नहीं है। इनके अपने हलके इतने मजबूत हैं कि ये वहाँ दोनों बड़ी सियासी जमातों को शिकस्त देकर आजाद जीत कर निकल आए थे 17 लोग। बाद में इन्होंने पीटीआई को ज्वाइन किया तरीन साहब के जहाज में बैठ के, इसीलिए ये तरीन साहब के साथ हैं। मेरी इनमें से मुतअद्दिद लोगों से बात हुई है, वो कहते हैं कि 15 दिन में जिम्नी करा दें, हमने हल्के दोबारा जीत लेने हैं। इमरान खान अपने उम्मीदवारों को वहां पे खड़ा कर ले। ये अगला इलेक्शन भी आजाद लड़ेंगे या पीएमएलएन के कोटे पे लड़ेंगे? उनकी मर्जी है भाई। वो कहते हैं हम तरीन ग्रुप से डिसाइड करेंगे, मैं तो नहीं। वो ये कह रहे हैं कि आप जिमनी इंतखाब फौरन कराएं, हमारा हुकूमत और इलेक्शन उनसे ये भी कहें कि आप वो अदालतों में ना जाएं, इन डी सीटों पे सीधा बाई इलेक्शन की तरफ ही जाएं। देखें वो कहते, देखें इलेक्शन कमीशन जिमनी का शेड्यूल दे दे। वो कल अगर अदालत का कोई स्टे मौजूद नहीं है तो जिमनी तो होना ही होना है ना। अगर अदालतों का कुछ, वो कहते हैं कि हमने 4 साल इन हलकों में इमरान खान ने कोई काम नहीं किया, हमने ही काम किया उनके बिहाफ पे, कोई पीटीआई का वहां वजूद नहीं है। आप इन हलकों में जिमनी इंतखाब करा दें। अगर मुस्लिम लीग नून ने हमारे मुकाबले पे कैंडिडेट ना दिया तो वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ये हमारे हलके हैं 100 साल से, हमने इनको हमेशा ही जीता है, दोबारा जीत लेंगे। तो फिर सलमान आबिद साहब ये तो पीटीआई तो फिर ये हलके जो उनके 20 हैं ये वो खो देगी। देखिए बात ये है, पहली बात तो मुजम्मिल सुलफर्दी साहब बड़े इनोसेंट तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं। ये सारे के सारे इनमें से बेशतर वो लोग हैं जो अभी हमजा शहबाज साहब के साथ मामला तय करके टिकटों के बारे में कि हमने अगला इलेक्शन पीएमएलएन के तौर पे लड़ना है, राजा रियाज ने बाकायदा बरमला कहा कि हमारे में से बेशतर लोगों के मामला पीएमएलएन के साथ तय हो चुके हैं, इसी बुनियाद पे हम मुस्लिम लीग नून की हिमायत कर रहे हैं। एक तो ये बात है, उसके बाद उनको टिकट मिलती है नहीं मिलती, इलेक्शन कैसे लड़ते हैं वो एक अलग बहस है। लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो मैं ये कह रहा हूँ, जिसपे मैंने इस वक्त कहा था कि पहले बुनियादी चीज जिसपे इस वक्त की पूरी पॉलिटिक्स खड़ी हुई है वो है अर्ली इलेक्शन की डिबेट। जी ठीक है, अर्ली इलेक्शन पे डिबेट कर लेते हैं, इसके ऊपर आपका तज्जिया शामिल करते हैं, लेकिन हम करनी है एक ब्रेक, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे वफाक के हवाले से। वफाक के हवाले से अहम फैसले होने हैं, सियासी तौर पर भी होने हैं। इमरान खान साहब ने कॉल देनी थी, वो कॉल तो मुअख्खर हो गई,
लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि आम इंतखाबात होने हैं या नहीं होने हैं। अलबत्ता राना सनाउल्लाह साहब ने ये फरमा दिया है कि अगर हमारे हाथ पांव बांध दिए गए तो फिर हम इत्तेहादियों के साथ अवाम में जाएंगे और हमें फुल सपोर्ट चाहिए अगर मुश्किलात से निकलना है। एक तो सपोर्ट किसकी चाहिए और हाथ पांव किसने बांधे हैं, इस पर भी बात करते हैं। ये सलमान आबिद साहब आप कह रहे थे कि अर्ली इलेक्शन के हवाले से, मैं ये कह रहा था कि इस वक्त डिबेट ये इमरान खान का मुतालबा है कि अर्ली इलेक्शन करवाए जाए और खुद PMLN के अंदर भी बहुत से लोगों ने कहा है कि अक्टूबर तक शायद ये इंतखाबात हमें करवाने पड़ेंगे। अब फैसला होना है बुनियादी तौर पे, अब वो फैसला हुकूमत नहीं करना है। हुकूमत अगर अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना चाहती है तो एक और सूरत होगी, बाद में कराना चाहती है तो एक और सूरत होगी। इमरान खान का मुतालबा माना जाता है नहीं माना जाता एक अलग बात है, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है ये जो वोट को इज्जत दो वाले हुक्मरान हैं वो मदद किससे मांग रहे हैं और मदद क्या मांग रहे हैं। पहली मदद ये मांग रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट हमें इस बात की गारंटी दे कि 2023 तक ये निज़ाम चलेगा, यानी इसको बीच में इसको तोड़ा नहीं जाएगा। एक दूसरी गारंटी ये मांग रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाकर माशी इमरजेंसी लगाई जाए और मईशत के सख्त फैसले किए जाएं, दो बात। और तीसरी गारंटी ये मांग रहे हैं कि जनाब आप माशी जब इमरजेंसी लगाएंगे तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज को बैन कर दिया जाए, हर तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज को बैन कर दिया जाए। अब आप मुझे बताइए ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है इसमें माशी फैसले वो करें, आपको गारंटी इस बात की दें कि जनाब 2023 तक आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, आप चलाएं मुल्क, और फिर साथ आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए माशी इमरजेंसी की मदद से सियासी एक्टिविटीज को बैन कर दिया जाए। राना सनाउल्लाह साहब ने यही कहा है ना कल। तो मेरा मतलब ये है कि आप इस्टेब्लिशमेंट से मदद मांग रहे हैं। आप तो इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत को खत्म करने के लिए आए थे ना इस मुल्क के अंदर। आप तो ये कहते थे कि हम तो वोट को इज्जत देना चाहते हैं, तो अब आपका सारा तकिया जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत और मदद के साथ खड़ा है। इत्तेहादी जमातों की हिमायत आप चाहते हैं कि इत्तेहादी जमातें इस पे स्टैंप लगाएं। पाकिस्तान की सियासी तारीख कहती है कि इत्तेहादी जमातें जो होती हैं वो वजारतों को तो एंजॉय करती हैं, इख्तियारात को तो एंजॉय करती हैं, मुश्किल वक्त में हुकूमत के साथ नहीं खड़ी होती। अब इस वक्त मुस्लिम लीग नून का मसला यह है कि जो सारा माशी गर्दाब है जो उनके बकौल वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर पड़ गया ना, उनके ऊपर पड़ गया। यही वजह है कि कल नवाज शरीफ साहब कुछ और कह रहे थे, मरियम ने कहा कि ऐसी हुकूमत से बेहतर है कि अर्ली इलेक्शन की तरफ चला जाए। तो मेरा मतलब है ये कंफ्यूजन है, पहले डिसाइड होगा कि क्या वाकई इस मुल्क में अर्ली इलेक्शन होने हैं या नहीं होने। अगर होने हैं तो ये सारे बाई इलेक्शन वगैरह की कोई अहमियत नहीं डिसाइड होगा। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब आपको क्या लग रहा है कि अर्ली इलेक्शन होने जा रहे हैं? अब तो राना सनाउल्लाह जो कि हार्ड कोर थे वो कहते थे कि नहीं हम फाइट करेंगे, हम देखेंगे लॉन्ग मार्च हो, धरना हो, हम देखेंगे फेस करेंगे उसको भी, लेकिन अब वो भी कह रहे हैं कि हम अवाम में जाएंगे अगर हमारे हाथ पांव बांध दिए जाते हैं। एक तो बताएं कि हाथ पांव कौन बांधना चाहता है, दूसरा क्या वाकई अब अर्ली इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं? मैं जरा सलमान आबिद साहब चूंकि बहुत ही सादालू आदमी है जी, तो उनकी सादगी पे बंदा जो है ना कुर्बान ही ना हो जाए। इनकी इमरान खान की हुकूमत में एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इन्होंने बनाई जो इन्होंने कहा हमने 70 साल में बहुत बड़ा काम किया, और सबसे बड़ा काम किया है कि मोहित यूसुफ साहब ने ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है और अब मुल्क की सिक्योरिटी पॉलिसी पे चलेगा। उसके अंदर इन्होंने लिखा कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, पहली बात ये करके गए हैं इन्होंने, वोट को इज्जत दो वालों ने नहीं किया, ये करके गए हैं। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के आइन में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की एक आईनी कानूनी प्रोविजन मौजूद है। अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी तो वो आइन के तहत लगेगी, किसी की ख्वाहिश के तहत नहीं लगेगी। फिलहाल तो मुस्लिम लीग की ख्वाहिश है ना यार, बात तो पूरी कर लेने देना यार, एक मिनट। तीसरी बात ये है कि किसको ये पता था कि इमरान खान साहब की जब अपनी कुर्सी जो है खतरे में जाएगी तो वो IMF समेत सारे जो मुआहदे हैं इंटरनेशनल वो तोड़ के चले जाएंगे, अपने हाथ से किए हुए मुआहदे तोड़ के चले जाएंगे, और उन्होंने जिन पे उनकी और उनकी हुकूमत और उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स के दस्तखत हैं वो तोड़ के और मुल्क को एक मुश्किल में डाल के चले जाएंगे। तो ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी अंडर न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी इज ए चैप्टर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, और अगर इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज इन डेंजर तो इट हैज टू गो टू नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, क्योंकि ये पॉलिसी इमरान खान साहब की काबीना मंजूर करके गई है और इस वक्त इन फील्ड है, जिसका ये बहुत क्रेडिट लेते थे। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि फिर सलमान आबिद साहब जो कह रहे हैं कि मुआशी इमरजेंसी के ऊपर भी बात हो रही है, PMLN ये चाह रही है, तो फिर ऐसा कुछ होने जा रहा है? अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का जो आइन में तरीकाकार मौजूद है कि पार्लियामेंट से तौसीक होगी, ये होगा, अगर वो अगर पाकिस्तान की माली हालत ऐसी है
कि यहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जानी चाहिए, तो मुल्क के सारे स्टेक होल्डर्स ने बैठ के डिसाइड करना है ना। कल को आप कहेंगे हुकूमत ने अपने सियासी मुफाद की खातिर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी, इन्होंने तो अपना सियासी फायदा लेना था, तो भाई सारे स्टेक होल्डर बैठ के कह देंगे कि नहीं फाइनेंशियल इमरजेंसी की अभी जरूरत तक है। इसीलिए जो ये तीन बार ये हुकूमत में रहे पीएमएलएन वाले मुआशी कोई फैसले नहीं कर पा रहे, आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक वो इस नहज पे लेकर आना चाह रहे हैं ताकि मुआशी इमरजेंसी की तरफ बढ़ा जाए। मुजम्मिल से मैं चाहूंगी कि कंवर दिलशाद साहब, मुआशी इमरजेंसी के हवाले से आइन क्या कहता है? कंवर दिलशाद साहब, अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो क्या फिर होगा? आइन का आर्टिकल 232 है, उसमें पूरी डिटेल दी है। उसमें लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो है वो कोई इम्पावर्ड है, लेकिन मशरूत है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन। ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन जो है पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा और उसमें यह फैसला किया जाएगा कि इमरजेंसी लगानी है, लॉ एंड ऑर्डर की लगानी है या फाइनेंशियल लगानी है, मुकर्रर तरीका कार दिया गया। अब अगर ये सूरत हाल पैदा हो जाए, हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भी इस चीज को अप्रूव कर दे, तो ये ज्वाइंट सेशन तो बड़ा आसान है, वो हुकूमत की मेजॉरिटी है, तो वो उसमें इजाजत मिल जाएगी और सदर मुमलकत जो है वो आर्टिकल 232 के तहत इमरजेंसी लगाने की पाबंद हो जाएंगे। वाशी 3 महीने के लिए वो लिखा हुआ 3 मंथ्स, तो वो उसमें आप लगा देंगे, इमरजेंसी लग सकती है। उस इमरजेंसी जो फायदे उठाएं, ये डॉलर की कीमत कम करना चाहे, डॉलर नीचे लाना चाहे, तो वसी इख्तियारात हो जाएंगे वफाकी हुकूमत के पास। लेकिन अभी जो इलेक्शन की बातें सुलेमान आबदी जी बता रहे हैं, मुजम्मिल साहब भी कह रहे हैं, लेकिन निगरान सेटअप की बात भी हो रही है। शेख रशीद साहब भी दावा कर रहे हैं कि निगरान सेटअप के लिए इंटरव्यूज भी हो रहे हैं, बातचीत भी हो रही है। तो ये एक तरफ तो ये आप सिनेरियो बयान कर रहे हैं, दूसरी तरफ निगरान सेटअप का भी अहम बात बता देता हूं। एक और बात बताता हूँ। डॉक्टर दानिश की बात हुई, बड़े मशहूर एंकर पाकिस्तान के, उनकी बात हुई IASPR की बड़ी अहम शख्सियत से। उन्होंने कहा जी शेख रशीद साहब बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब अमर क्या कहते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट भी आ गई, इंटरव्यू प्राइम मिनिस्टर का भी इंटरव्यू हो गया, कैबिनेट का भी इंटरव्यू हो गया। तो उसने जो जुमले अदा किए उस IASPR की इंतहाई अहम शख्सियत है, वो सारा वीडियो वो डॉक्टर दानिश के पास महफूज है। डॉक्टर दानिश ने उसका लेक्चर ये निकाला कि ये झूठ बोलता है, ये बकवास करता है और ये इमरान खान को गाइड करता है, लीड करता है। तो उसने सारा झूठ जो है पूरे पाकिस्तान में फैला दिया। तो मैंने भी इमरान खान को भिजवा दिया कि पढ़ ले अपने दोस्त की जी ठीक है। सलमान आबिद साहब झूठ बोलते हैं। सलमान आबिद साहब, क्या इमरान खान साहब को कोई इलेक्शन की अर्ली इलेक्शन की यकीन दहानी करवाई गई है अभी? क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कॉल भी, उन्होंने अपनी लॉन्ग मार्च कॉल भी वापस दे दी है। बात ये है कि अर्ली इलेक्शन की जो डिबेट है ना, वो सिर्फ PTI तक महदूद नहीं रही। मैं आपको इसहाक डार का इंटरव्यू दिखा देता हूँ, खुर्शीद शाह का इंटरव्यू दिखा देता हूँ, परसों ख्वाजा आसिफ साहब का इंटरव्यू चला है शहजाद इकबाल के प्रोग्राम के अंदर, राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू सुना देता हूँ, मरियम नवाज का सुना देता हूँ। ये BMN के अंदर से वॉइसेस आ रही हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमें शायद अक्टूबर तक इलेक्शन की तरफ जाना पड़े। ये कहना पड़ रहा है ना, या तो हमें बाकी को, अब जैसे खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि हमें एस्टैब्लिशमेंट गारंटियां दे, अदरवाइज फिर हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन हम मुआशी फैसले करने हैं और वो इसी वजह से मैं कह रहा हूं ना, इसी वजह से मैं कह रहा हूं, वो कहते हैं फिर हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए क्योंकि हम सख्त फैसले नहीं करेंगे माशी, मुस्लिम लीग नून अकेला बोझ नहीं उठाएगी। एक बात तो ये, अब ये फैसला जो है यकीनी तौर पर आने वाले दिनों के अंदर तय होना है। मैं ये नहीं कह रहा कि परसों को इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने जा रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अभी ये तय होना है कि हमने इस सेटअप को 2023 तक ही चलाना है या अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना है। ये दोनों चीजों के अंदर अभी कंफ्यूजन इस्लामाबाद के अंदर हमारे सियासी हलकों में भी मौजूद है, हमारे एस्टैब्लिशमेंट में भी मौजूद है। अब ये तय होना है कि क्या फैसला होता है जिसके तहत हम आगे बढ़े। लेकिन उसके लिए एक पेशरफ्त हो चुकी है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब के, जिसके लिए निगरान सेटअप आने के लिए ऑपोजिशन लीडर की तकर्री भी जरूरी थी, वो हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि हम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, ऑपोजिशन लीडर की जरूरत थी इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान लगाने के लिए, ऑपोजिशन लीडर की जरूरत थी चेयरमैन नैब लगाने के लिए, ऑपोजिशन लीडर की जरूरत थी और तकर्रियां करने के लिए। वो सिर्फ निगरान सेटअप के लिए वो जरूरत नहीं थी, वो बहुत सारे और जो तकर्रियां हैं उन वो करने के लिए ऑपोजिशन लीडर की जरूरत थी और वो नोटिफाई करके ही वो तकर्रियां की जा सकती थी जो अब की जाएंगी। दूसरी बात यह है कि जो सलमान आबिद साहब बात कर रहे हैं, इस मुल्क में अक्टूबर नवंबर में कोई इलेक्शन नहीं होंगे। अगर इलेक्शन होंगे तो जुलाई में होंगे, नहीं तो अगस्त 2023 में होंगे, क्योंकि यहाँ ये हुकूमत बजट से पहले चली जाएगी और अगर इसने बजट दे दिया फिर ये कबल अज वक्त इंतखाबात नहीं कराएंगे।
जी सलमान, अभी लास्ट नोट आपका क्या है? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो बात मुजम्मिल कर रहे हैं, मुझे तो कोई इसमें डिबेट नहीं है। बात मुजम्मिल ने भी वही की है कि अभी ये तय होना है कि अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना है या हमें इंतखाबात 2023 में करवाने हैं। यही बहस इस वक्त पाकिस्तान के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इस्लामाबाद के अंदर गर्दिश कर रही है। लोग अपनी अपनी खबरें दे रहे हैं। आने वाले चंद दिनों में यह वाज़ेह हो जाएगा कि हमें अर्ली इलेक्शन में जाना है या हम आगे 2023 की तरफ जाएंगे। ये हमारी गुफ्तगू बहुत अच्छी रही। आज के प्रोग्राम में आपने डिबेट देखी, सियासी लिहाज से, आईनी लिहाज से, कानूनी लिहाज से पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल क्या होती है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से क्या फैसले किए जाते हैं। सलमान आबिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपका भी शुक्रिया। कुमर दिल शाह साहब, आपका भी शुक्रिया। नासरीन, जाहिर है कि अगर हुकूमत ये रहती है और उसने अहम फैसले करने हैं, मुश्किल फैसले करने हैं, मुआशी फैसले करने हैं, अगर हुकूमत रहेगी तो उसको ये मुश्किल फैसले करने होंगे, वरना फिर इंतखाबात पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी बन जाएंगे। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।